अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सबाहल खैर। मैं आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ। और होम्योपैथी हमारा आज का प्रोग्राम होता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट और साथ में होलिस्टिक हीलिंग, चंद बहुत यूनिक अल्लाह ताला की हर्ब्स के साथ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल नेचुरल आती हैं आपके पास। और हमारे साथ कोई नहीं होता दूसरा सिवाय डॉक्टर सनोबर गनी के। आप सब जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गनी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल फिट फाट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, जो एक आध घंटा आपके साथ गुजरता है। और हमारी कोशिश ये है कि हेल्थ को हम घर में पहुंचाएं, इसलिए जो मैंने रोज एक स्लोगन आध रखा हुआ है, बाय हेल्थ नॉट डिजीज। जो रोज सहेलियों का एक आध घंटा गुजरता है और प्रोग्राम का गुजरता एक है घंटा बिल्कुल। हाँ, अच्छा जी, नहीं इसलिए मेरी वैसे बहुत ही है। प्यारी सहेली। और जी सनोबर, आज का जो टॉपिक है वो है फीवर, और बहुत ही आम सा, कॉमन सा, लेकिन बड़ा जानलेवा बाज दफा हालात हो जाते हैं फीवर के। हर किसी को फीवर होता है और ऐसे ही बैठे बिठाए अचानक हो जाता है फीवर। तो उसका हमने लिया है आज टॉपिक। जी सनोबर, प्लीज शुरू कीजिए। हाँ जी, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में है और कुछ चीज़ें हम्म, हमारे सामने आती, दुख होता है। ठीक है। हम्म, अभी मेरे पास रिसेंटली कुछ केसेस आए हैं, जिसमें जो 7-8 साल का बच्चा है, उसको हम्म। जो उनसे है ना ब्लीड हो रहा था इसमें पोटी में। ठीक है। और क्या हो बच्चे रहा की था? कंडीशन, ब्लीडिंग आ रही थी, खून आ रहा था उसको ना, ओह! अच्छा, अच्छा, पखाने फेफड़े के साथ में। खून आ रहा था, पखाने के यस, साथ। यस, यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, माँ उसको लेकर आई थी मेरे पास कि जी मेरा बच्चा खाता कुछ नहीं, इसकी आंखें देखे पीली है, इसका रंग देखे पीला है। ठीक है। जब मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बात बताई, तो माँ कहती मुझे तो ये बात पता ही नहीं है किसको होती है। आज आपको पता है? मुझे तो कभी नहीं बताया कि मुझे खून आता है। ठीक है। ओह! तो और ये आपको पता है, ये कोई अच्छी इलामत नहीं है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक इलामत है। अब इस तरह की बच्चा ग्रूम कैसे करेगा? किस चीज़ की तो अलामत हम है? आए इससे तब, क्या होता है? तो प्लीज़ ये इसमें दो बताइएगा। चीजें आती हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, या तो आपकी आंतों में ऐसा इन्फेक्शन है जो ब्लीड आउट कर गया है। हाँ, हाँ। ठीक है। एक, बड़ी आँत या में? दूसरी बात ये कि आप बड़ी आंत में, बड़ी आँत में, या छोटी आँत आपके में? जो बड़ी आंत में आपको जो सा है प्रॉब्लम है, या आपके हुँ। लिवर ब्लीड करता है। बाज का लिवर ब्लीड करे तो भी ऐसे होता है। ठीक है। तो और स्टूल बाज में का ब्लीडिंग जो सा होती है? वो, अच्छा। हाँ ओह! डिस्टूल, हाँ। ठीक है। जिसे हम हुँ, काले हुँ, हुँ। पखाने कहते हैं, वो आते हैं, ब्लीड आता है। लेकिन वो ये कि लिवर में आ रहे हो तो काले पखाने होते हैं। तो लेकिन जो फ्रेश ब्लड है ना, वो आपका फिर आंतों से या तो आंतों से आ रहा होता है, या फिर आपके जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा, उसको जोर बड़ा लगाना पड़ता है, उसके साथ आ रहा होता है। हाँ, ये तो होता है। उसमें फिर हाँ, कॉन्स्टिपेशन, और ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी बड़ा मसला है मेरा ख्याल में। इस पे भी हमें एक प्रोग्राम करना बिल्कुल चाहिए, करेंगे बहुत इसके ऊपर आम। प्रोग्राम है, इसके ऊपर बिल्कुल। प्रोग्राम। एक ये मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि हम आए जो उनसी है ना, शायद वो घरों के कामों में और उलझी इतनी होती है सारा सारा दिन, के हम बच्चों की बातों को सीरियस नहीं ले रही होती। पहले तो मैंने उसकी माँ को जरा खूब थेरेपी की ना। मैंने कहा देखिए, बच्चे, आपको बच्चा अजीज नहीं है, इसको कल को आप कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? इतनी लापरवाही कि आपको पता ही नहीं बच्चे को इतनी कंडीशन उसकी खराब है, और आपको सिर्फ ये पड़ी वो खा कुछ नहीं रहा। तो प्लीज खुदारा बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करें, बच्चों की इम्यूनिटी खुदारा काम करें। हम बच्चों को कुछ जहर ऐसे जो अपने हाथों से दे रहे हैं और हमें कोई पता नहीं होता। ठीक है। हुँ। तो मैं कहती हूँ, जब मैं मुझे कहती है ना क्या करे, पापड़ के अलावा कुछ नहीं खाता, तो मुझे ये बताएं, जब बच्चा समझदार होता है, उसके पापड़ उसके हाथ में पकड़ाता कौन है? क्या खिलाते है, कौन पकड़ाता है? हम ही पकड़ाते हैं ना। ठीक बिल्कुल। है। हम खुद जाके उसके कहते हैं, नहीं मेरा बेटा तू चीज ले ले। वो जो चीज हम दे रहे थे, तो ये मोहब्बत भी हमारी खौफनाक मोहब्बत है। इस खौफनाक बहुत मोहब्बत ज़्यादा। को ना आप कन्वर्ट करें। इतने बच्चे को आपने चीज लेके देनी है, आपको बड़ा फालतू पैसा है ना, तो आप उसको एक आध केला लेके दे, एक आध सेब लेके दे, तो बच्चे को फ्रूट की आदत पड़ती है। मैं जो वो देखकर बच्चे की कंडीशन, बड़ा दुख हुआ।
एक ये बच्चा है, फिर मेरे पास एक माँ आई 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, उसको मेंसेस में ब्लीडिंग इतनी तेज हो रही है कि बच्ची बिस्तर से हिल नहीं सक रही, टांगे उसकी सूज गई हैं और बीपी उसका शदीद किस्म का डाउन है। 13 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, यानी स्टार्टिंग है उसको तो अभी पीरियड्स की। ये हाल है। तो जब तो मैंने ऐसा क्यों, उसकी ली, ऐसा क्यों बताती उसकी वजह ये है, स्टार्टिंग? उस बच्ची को डाइट नहीं है, बच्ची को डाइट नहीं है, और घर में जो उनसे सास बहू की झगड़े से आता है, बच्चों को सुकून नहीं है। वो 13 साल की बच्ची, अच्छा ये मतलब उसकी मदर के इन लॉस, उसकी मदर के दादा दादी का, दादी। ठीक है। फिर मऊ का जो लेकिन उनसे अच्छा, ना एक एक, हमारे यहाँ सोच ये भी तो है सनोबर कि अगर बच्चे कमजोर हैं और उनकी जो है जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो अगर कमजोर होते हैं, खून नहीं बनता तो ब्लीडिंग ही नहीं होती है। तो यहाँ वीकनेस की वजह से उसको ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है? इसमें हमें दोनों दोनों बातें आती हैं। बाज़ औक़ात जब वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है ना, उससे ब्लीडिंग ज़्यादा भी होती है। ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। बाज़ बॉडी में ब्लीडिंग रुक जाती है, बाज़ का ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दोनों हमें देखने को मिलते हैं। वीकनेस के अंदर हम एक का नहीं कह सकते, वीकनेस में दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है? ये बॉडी हम्म। रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी किस तरीके से किस चीज़ को रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है? और वही बात है, सही। और उसकी मदर अभी भी कह रही थी कि मैं दादी से लड़ के आपके पास दवाई लेने आई हूँ। दादी कहती है, इस बच्ची को दवाई की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 13 साल की बच्ची को दवाई दे रही हो। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की, आप बच्ची मार लेती, दादी की बात सुन लेती ना। आप क्यों आई हैं दवाई लेने? तो बात ये है कि अपने बच्चों को, अपने बेटियों को स्पेशली एजुकेट करें। उस माँ की मैं हालत देखी कि वही बात है, अब वो अजीबो-गरीब तरह की मजबूर है। उसे मैंने कहा ये बात मानने वाली है आप, क्या आपकी बच्ची मर रही है, आप कह रहे हैं कि मैं दवाई लेने नहीं जा रही थी, मेरी सास ने मना किया। ठीक है? और बच्ची को डाइट की बेताशा कमी बची। ठीक है? जो थोड़ी सी भूख लगती है वो बच्ची पापड़ खा लेती है। ओ। तो आप बताएं मुझे खून कहाँ से बने? ठीक है? तो ये चीजें देख के बड़ा दुख होता है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। एक और जो चीज है जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मैं अलग कर देती, लेकिन जब मेरे सामने केसेस आते हैं मुझे बड़ा दुख होता है। एक केस मेरे पास आया पिछले, मेरा ख्याल है वेडनेसडे की बात है। वेडनेसडे का केस आया। एक औरत है, उसकी एज होगी अराउंड अबाउट 38। हम्म। 2024 पहला मेमोग्राफी हुआ उसका जुलाई में। ठीक है? थर्टी दूसरा एट मेमोग्राफी, हाँ, दूसरा मेमोग्राफी हुआ अक्टूबर में 2024। हम्म। पहले मेमोग्राफी में आ गया कि उसको यहाँ पे गिल्टी है, इसके ऊपर आपके ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट हम्म। में गिल्टी है। अच्छा, डॉक्टर्स ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। 6 अक्टूबर 2024 को उन्होंने फिर उसका मेमोग्राफी किया, उसमें फिर गिल्टी आई, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब वो औरत जब मेरे पास पहुंची किसी के जरिए बनते हुए, तो इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है? अब ये सोचे सितंबर 2025 जा रहा है, जुलाई में चीज डायग्नोज हुई, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अक्टूबर सारा गुजर गया, पूरा 2024 खत्म हो गया, जो 2025 का सितंबर का महीना, अभी भी वो हम्म। जो सी सिर्फ आई मेरे पास दर्दों के लिए। लेकिन जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मैंने कहा आपको तो सिर्फ ये इशू तो नहीं है, आपको तो और भी इश्यूज हैं। जब मैं बोली तो फिर वो अपने मुंह से बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम भी है। इस वक्त अब उसको हड्डियों की टीबी है, लिवर उसका लास्ट स्टेज पे है, फैटी लिवर उसका, ओ। उसके बेताशा वीक है, खून उसका बन नहीं रहा। ठीक है? एचबी लेवल उसका आया है 5.6। ओ। तो हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारी एक चीज डायग्नोज हो गई है, तो अब हम वेट करेंगे जब तक वो खराब नहीं होती, हमारा बेड़ा गर्क नहीं होता, हम कुछ करेंगे। यही तो हमारे यहाँ का अलमिया है कि हम जब तक डेथ बेड पे ना पहुंच रहे हों, जब तक हम जो है ना अलार्म नहीं बजाते। हम्म। जो कुछ हम कर रहे होते हैं, देखें हम हमेशा बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। आप अपने पेट के अंदर जो डालते हैं वो आप होते हैं। वो जो बोएंगे वो कटेगा। हम्म। आप तो ऐसे वही बात है केमिकल बोएंगे ना। तो हाँ, वो जो है ना फूल और खूबसूरतियां नहीं उगेंगी, आपकी ग्लो नहीं आएगा, आपकी सेहतमंदी नहीं पैदा होगी उससे।
और यहाँ पे डॉक्टर भाई पता है क्या, मैं आपको बात बताऊँ, एक डॉक्टर से तो आपने करवाया वो मेमोग्राफी करके, उसके बाद तो सब सजेशन नहीं दी इलाज की। मैंने उसको पूछा कि बॉडी आपकी अपनी नहीं है? कहती हाँ। मैंने कहा जिंदगी से कोई दुश्मनी है? कहती नहीं। तो मैंने कहा बेटे जब आपको एक डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया था तो आप किसी और को चेक करा लेती, किसी तीसरे को चेक करा लेती। तो आप एक भी इत्तेफाक करके बैठ गए, आपने भी शुक्र किया नहीं मैडम वो फिर मुझे पता था डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पैसे लगेंगे तो फलाऊंगा। तो मैंने अब तो 1.5 लाख से नीचे आपका इलाज ही नहीं होना। जब इतनी कंडीशन खराब है तो वही बात है, 1.5 लाख से नीचे इलाज तो नहीं हो सकता ना इस टाइम। तो प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ने हमें हाथ दी हमसे नहीं पूछा, हमें आंखें दी हमसे नहीं पूछा, हमें जुबान दी हमसे नहीं पूछा, हमें आज़ाद दी हमसे नहीं पूछा। तो खुदा का वास्ता है उनका खुदा का शुक्र अदा किया करें और अपना केयर करें, छोटी चीज़ों को कुछ समझें, उसको पकड़ें, ताकि फिर आगे वो चीज़ कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं करें और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाए और आप ज़्यादा बीमारी की तरफ भी ना जाए। इलाज का खर्चा भी कम होता है उस टाइम पे और आप जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन जब हम चीज़ें बिगाड़ने के बाद कहीं पहुँचते हैं, फिर डबल पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। फिर उस टाइम आप चाह रहे होते हैं कि लास्ट स्टेज पे मैं हूँ और मेरा इलाज 2 दिन में हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, चाहे वो आप किसी भी कितने के इलाज से करवाएं। तो खुदारा ये आप लोगों से देखने वालों से मेरी अपील है कि अपने आप को ज़रूरी समझें, अपने आप से मोहब्बत करें। घर आप ही लोगों ने ही चलाने हैं, आपके बगैर आपके बच्चों का गुजारा नहीं है, आपके बगैर आपके माँ बाप का गुजारा नहीं है, आपके बगैर आपके शोहर का गुजारा नहीं है। तो उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप ठीक होंगी तो सब कुछ करेंगे। तो ढीठ हड्डियां बन के अपना बेड़ा गर्क मत किया करें प्लीज, ये मेरे आप लोगों से अपील है। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत मैं सच्ची बात है हुई हूँ परेशान कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या करें। अब मुझे तो ऐसी स्टोरी सुन के लगता है हम अभी भी जो से ना वो 70s 60s में बैठे हुए, जहाँ कभी लोगों को पता ही नहीं होता था कि सेहत भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल। अब आज आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है फीवर। फीवर भी टॉपिक लेने की कुछ वजूहत है जिसकी वजह से चुना, कहने को तो फीवर एक छोटा सा मामूली सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचनी समझनी चाहिए, जिसके हमें फिक्र परवाह करनी चाहिए। ठीक है, तो फीवर में भी हमें पता है हमारे पास 2 तरह के फीवर होते हैं, एक होता है वायरल फीवर और एक होता है बैक्टीरियल फीवर। ठीक है, बैक्टीरियल फीवर हमारे पास टाइफाइड आ जाता है या हमारे जो सा है ये बाकी गला खराब होने वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जो हमें आता है ना वायरल फीवर, उसमें हमारे पास 2-3 बड़े फीवर है जो हमें इनकी पाकिस्तान में। अलामत क्या होती हैं? घर में कैसे पता चले कि ये फीवर जो है ये वायरल है या ये फीवर जो है वो बैक्टीरियल है? और फीवर जब हो तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अच्छा, इसमें एक बात मैं बताऊं, वैसे तो जो फीवर है ना वो हमारे लिए एक अच्छी चीज होती है, वो हमारे डिफेंस सिस्टम का एक मैकेनिज्म होता है, वो बॉडी को रिपेयरिंग कर रही होती है। तो वो जब बॉडी में रिपेयरिंग हो रही होती है तो हमें फीवर महसूस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये बिगड़ी शक्ल हमारे पास तब अख्तियार कर लेता है कि जब इसके सिम्टम्स को सीवियर किस्म के हो जाए। सीवियर किस्म के मसलन ये है कि आपको फीवर है, फीवर के साथ आपको बेताशा मोशन लगे। ठीक है, आपको फीवर है और आपका गला बेताशा खराब है। ठीक है, आपको फीवर और आपके साथ आपको फ्लू बहुत ज्यादा लगा हुआ, आपको छींके बेताशा आ रही है, आपका नाक पानी बह रहा है, आंखें बहुत ज्यादा बह रही हैं। ठीक है, या आपको वीकनेस इस हद तक इंतहा की हो गई है कि आप बिस्तर से हिल नहीं सक रहे हैं। ठीक है, तो एक ये, तो इसमें या ऐसा है कि आपको फीवर हुए और उस इन्फेक्शन के बिहाफ पे आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ, या बहुत ज्यादा बहुत तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। दोनों कंडीशन हमारे पास देखने को मिलती है। तो हमें उसको फिक्र जो उनसे वहाँ पे थोड़ी सी करनी चाहिए कि प्रॉब्लम किस तरफ जा रहा है। वैसे तो सही। होम्योपैथी जब फीवर की मेडिसिन दी जाती है, बेसिक उसका मकसद ये होता है कि इम्यूनिटी को जो है ना आप बैलेंस कर दे थोड़ा सा, ताकि इम्यूनिटी अपने आप को खुद हील अप कर ले। ठीक है, लेकिन जब वो चीज बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत होती है। फीवर के हवाले से एक बात मैं और करना चाहूंगी, होम्योपैथी में फीवर का ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट है। अगर एक आम फीवर आपको है किसी थकावट की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, या जो उनसे किसी आपका कोई मौसमी चेंजेस आई हैं उसकी वजह से कोई फीवर है, या आपकी बॉडी को हील करना चाहिए उसमें कोई फीवर है। ठीक है,
तो इस तरह के एक्यूट केसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो कि फौरी हो जाते हैं, वो तो आप चंद हाई डोजेस से उसी टाइम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई वायरल वायरल का इन्फेक्शन है तो उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एलोपैथी में भी लगता है, होम्यो में भी लगता है, दोनों में हम ये नहीं कह सकते कि उसमें नहीं लगता तो इसमें नहीं इसमें लगता है, ऐसा नहीं होता, उसमें भी लगता है, वो इसमें भी लगता है। अब होम्योपैथी में फीवर का ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है क्योंकि हमारे पास अगर फीवर में आपके पेट गर्म है, ठीक है, तो दवाई हो रहा है। फीवर में अगर आपके कान गर्म है, दवाई हो रहा है। फीवर में आपका सर गर्म है, पाँव ठंडे हैं, तो दवाई हो रहा है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ कि जो पेटेंट मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं होती, ठीक है, आपके पेशेंट की पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड और आपके सिम्टम्स के मुताबिक आपको चीज जब बिल्कुल, इस जैसे ये बात हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी, जो अलामात होती हैं पेशेंट की पूरी जिस्मानी और पर्सनालिटी की, उसके हिसाब से हर पर्सन की अलग जो है दवा तजवीज की जाती है। जरूरी नहीं कि बुखार का एक मरीज है उसकी अलामात जो है एक जैसी हो, तो जाहिर है उसकी दवा भी एक जैसी नहीं होगी जैसे नहीं होती, होम्योपैथी। ठीक है। तो उसमें जी जी फिर हम लोग इस वजह से हमने क्या करना है कि तो इसीलिए ये एक जैसी मेडिसिन, और जितनी आपकी इलामत के मुताबिक मेडिसिन दी जाएगी उतनी जल्दी रिकवरी होगी होम्योपैथी के अंदर, उतनी जल्दी रिकवरी है, सही। ठीक है। और फीवर के हवाले से एक जो पॉइंट और बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब हमारे बच्चों को फीवर हो जाता है तो खुदारा बच्चों को ना खाने को ना कुछ दिया करे, खाना मतलब ये कहने का उनको हैवी चीज डाइट नहीं देनी है आपने, आप उसमें ऐसी चीजें दें जिसके इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, आप फ्रूट के जूसेस हो गए, और आपको भी हेल्दी चीज होगी मजीद आपकी लाइट और हेल्दी हो, जैसे जो का दलिया है, बंदू का दलिया, ये हेल्दी भी है और लाइट भी है, ठीक है। जी। हम आए क्या कहते हैं, बच्चों को फीवर होता है, हाय खाए कुछ नहीं रहा, हाय खाए कुछ नहीं रहा, हाय खाए कुछ नहीं, हाय खाए कुछ नहीं रहा। उसी कंडीशन में तो आप देखे ना सी क्या है, आप देखें जब जानवर बीमार होते हैं तो जानवर कभी कुछ खाते देखा आप लोगों ने? आपने कभी देखा किसी जानवर को जी बीमार हो तो खाना खा रहा है? वो मुझे वो भी आइडिया नहीं है। बढ़ जाते हैं, उनके अपने हीलिंग सिस्टम प्रूव कर जाते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे मेरा जितने एक बीमार गुल्लू था, मुझे वो होते याद है, हाँ, जब वो बीमार हुआ था तो नहीं खाता था। नहीं खाता था ठीक है। तो तो तक का बच्चा था, मेरा छोटा हाँ, सा तो डकली। अपने इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्पेस दें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो उनसी है उसको इम्यून बूस्टर वाली चीज़ें दें ताकि जो उनसे है आपकी इम्यूनिटी जल्दी अपनी जो सिस्टम को रिकवर कर सकें। और अगर हम बात करें DXN की तो हमारे पास बेस्ट हल है, बच्चों को फीवर और स्पाइरिना देना शुरू कर दें और मैंने बिल्कुल, इसका इस बहुत स्पाइसी का रिजल्ट दिया है। बेस्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बेस्ट है। जाहिर है जितनी भी एक तो ग्रोथ हो रही होती है, उनको हम्म बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत होती है, और हम्म हर चीज जाहिर है ग्रोथ में उनकी अगर जो बेसिक प्लिंथ है, बुनियाद है, वही अगर बुनियाद है। मजबूत नहीं होगी तो फिर वो सही है। कैसे एक मजबूत जिस्म के मालिक बनेंगे जैसे जैसे बड़े बिल्कुल होंगे। ऐसे और ही है। आज हम ये देखते हैं कि बच्चों की डाइट सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो हम्म छोटी उम्र से ही वायरल इन्फेक्शन, एलर्जीज, और वो बढ़ते बढ़ते हर आए दिन उनको कोई ना कोई चीज एलर्जिक कर गई, कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और उससे आगे बढ़कर फिर ऑर्गन डैमेजेस और इन्फेक्शंस पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं, अभी हम पहले आ जाते हैं वायरल फीवर्स की तरफ, जो है ना। तो वायरल फीवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसमें हमारे पास तीन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक हमारे मुल्क में डेंगू बहुत है, मलेरिया, ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है फ्लू, ठीक है, जो मैं जो से ना फ्लू वायरल आ जाता है हमारे पास। तो डेंगू और मलेरिया में तो हमने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा होती हैं कंडीशंस, बाज़ औक़ात ख़राब होती है, ख़ास तौर पर डेंगू में प्लेटलेट्स की निकाह बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आती अगर अगर हाई अच्छा, ग्रेड पे वो चला डेंगू जाए। का जहाँ तक ताल्लुक है, डेंगू का जहाँ तक ताल्लुक है, उसकी डायग्नोज भी होना बड़ा मुश्किल होता है। बाज दफा जब बड़ा डेंगू मुश्किल होता शुरू है। शुरू में फैला था तो बहुत सी डेथ इसलिए हो गई थी कि डॉक्टर्स जो हुँ, एंटीबायोटिक दे देते थे, और उसमें एंटीबायोटिक देना खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका तो ये बड़ा कैसे पता उसका चले होता है कि उसमें। फीवर है वो डेंगू है? क्योंकि शुरू शुरू में तो डेंगू जो है मेरा ख्याल में डायग्नोज भी नहीं हो पाता ना रिपोर्ट से और एग्जामिनेशन से।
उसमें देखिए मैं हाँ रिपोर्ट से लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही, मैंने बताया कि रिपोर्ट्स में हमेशा वो चीजें आती हैं जो आपके पैथोलॉजिकल खराबियां शुरू हो जाती हैं। तो जब तक हम्म पैथोलॉजिकल खराबी शुरू नहीं होती तब तक आपको वो नहीं आता, लेकिन सिम्टम आती हैं। क्योंकि डेंगू के फीवर में पहली वही बात है कि आपको जो सा है जिस्म टूटता महसूस होगा, हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है। ये आपको 90% पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आपको मिलेंगी। उनको लगे उसको वीकनेस एकदम जल्दी हो जाएगी, फौरन से वीकनेस हो जाएगी। इतनी हम्म जल्दी वीकनेस आम फीवर में नहीं होती है, ठीक है, उसमें एकदम हो जाए, सर्दी लग के बुखार चढ़ेगा। इसको मलेरिया भी में भी सर्दी लग के बुखार चढ़ता है, इसमें भी चढ़ता है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉस्ट एक ही है ना, अच्छा, मॉस्किटो। मलेरिया तो मलेरिया की ये निशानी अब आम नहीं रही है। पहले लोग बोलते थे कि बुखार उतर रहा है चढ़ रहा है, उतर रहा है चढ़ रहा है, मीन मलेरिया हो गया है। क्या डेंगू में भी यही अलामात आती हैं? तो इसको इसमें फर्क कैसे किया जाए? क्योंकि मुझे याद है जब डेंगू फैला था, शुरू के केसेस डॉक्टर समझते थे ये मलेरिया है, लेकिन वो आगे डायग्नोज होता था कि ये तो डेंगू है। उस वक्त तक मरीज बेचारा कब्र में जा चुका होता। नहीं ना, जो हड्डियों का टूटना है ना वो डेंगू में है, वो मलेरिया में नहीं है, ठीक है ना। बोन्स अच्छा। की जो क्रैकिंग है ना वो उसमें है, इसमें हम्म नहीं है, ठीक है। प्लेटलेट्स की चेंजेस तो बाद में आती है ना, प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं या उनको हो रही है, वो तो बाद की बात है। जब पैथोलॉजी का चेंजेस में आता है वो रिपोर्ट में आता है, जब वो सरायत कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें यहाँ होता है। पे आपको आपको नहीं लगता सनोबर के लोगों को इस अवेयरनेस देने की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि उनको समझना चाहिए कि बच्चा बुखार हो या कोई भी बीमारी हो, फौरन जाकर डॉक्टर के पास, खासकर वो इंजेक्शन अगर देता है कोई और वो एंटीबायोटिक्स होते, वो गोली देता है, आपका कोई ऐसा डॉक्टर जो कि आप मानते हैं कि वो इतना अच्छा डॉक्टर है कि बस मेरा बच्चा दवा खाता है और खड़ा हो जाता है, इंजेक्शन लगाता है और खड़ा हो जाता है, ऐसे डॉक्टरों के पास प्लीज अगर आप लोग जाते हैं, आपका दीन ईमान है ठीक है, लेकिन बच्चे को बुखार या इस तरह की कंडीशन हो, उसको मना करें कि कोई एंटीबायोटिक ना दे, कोई एंटीबायोटिक ना दिलवाए, कोई इंजेक्शन एंटीबायोटिक का ना दिलवाए, ना ही दवा दें, क्योंकि ये फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो ऐसा सकता है। है, आप कह रही हैं ना दे, मैं आपको बताऊं, हमारी माएँ आती हैं डॉक्टर पास जाती, डॉक्टर साहब टीका ला दो, सवेरे ने स्कूल जाना है, डॉक्टर बिल्कुल, साहब ये कहते हैं हमारी ठीक हो माओ का जाए। मसला, मतलब हाँ, हमारे यहाँ एक गलत रवैया है ज़ाहिर परवरिश का, पेरेंटल जो है वो गाइडेंस और पेरेंटल ट्रेनिंग की भी बड़ी जरूरत है, बड़ी समझाने जरूरत की। है। मैंने ये तक देखा है कि अक्सर माएँ जो है नशा आवर जो है सिरप्स वगैरह पिलाकर, फिनरगन टाइप की चीजें पिलाकर अपने छोटे बच्चों को लिटा देती हैं ताकि हमें तंग ना करे। बड़ा हो वो आपने बाहर भी दिया, बच्चा तंग ना करे, तंग बीमार ना हो तो करे, बस ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आप इंजेक्शन लगाए बच्चा खड़ा हो जाए, हमें तंग ना करे। तो हमें तंग ना करे। ये वो माए फिर मेरी वो और भी पकड़ रही थी, नहीं रहता, बच्चा कब्र में चला जाता है हमेशा के लिए ताकि आपको तंग ही ना करे, सीधी सी तंग ही ना बात है। करे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक केस जानती हूँ कि वो आदी थी, मदर के कहने से बच्चियां जो है उनकी शादियां हो गई, बच्चे पैदा हुए, अम्मा बोलती कोई भी तकरीब है, बच्चे को जो है ना चम्मच भर भर के छोटे बच्चों को फिनरगन पिला दिया जाता था, वो आराम से सोया हुआ या फिर मदहोश, वो ना रो रहा है ना खा रहा है ना पी रहा है, आराम से वो तैयारियों में लगी हुई है अपनी सज धज के, और पता चला उनमें एक बच्ची जो है ना वो जहनी मरीज हो गई। हालांकि वो इतनी नॉर्मल और इतनी सेहतमंद बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन वो 4 साल तक की उम्र में आने के बाद ना वो डिफेक्टेड हो गई, वो डिसगार्डेड हो गई मेंटली, और उसके ज्यादती कर बाद देती है ना, मैं वैसे कर देती है। पीटना धुतकारना, जाहिर है उस बच्ची की ना परवरिश सही हुई ना, उसका जो इतनी खूबसूरत सी वो बच्ची थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी फिजिक, उसका चेहरा, उसकी हड्डियां वड्डियां बदलने लग गई, उसका नाक नक्शा ही बदल गया बिल्कुल। बोला बिल्कुल उससे ऐसे। नहीं जाता, चलती तो वो टांगे टेढ़ी हो रही थी, टेढ़ा टेढ़ा चलने लगी, तो माँ उससे चिढ़ने लगी कि ये बच्ची किस हैयत की पैदा हो गई है। उसको वो चिड़चिड़ापन करती थी कि ये तो मेरी बच्ची ज़हनी मरीज़ बन गई है, वो ये नहीं देखती थी कि बनाया किसने। मैंने बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बड़ी अवेयरनेस की इस हवाले से ज़रूरत है, हम लोग उन चीज़ों को बिल्कुल लाइट सा ले रहे होती हैं, ठीक है। और आपकी इस बात से मैं बताऊँ कि हम लोग छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारे वहाँ एक आंटी थी, उनके बच्चे नहीं थे, तो वो जब बच्चों की दुआ करती थी, कहती थी अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा देना, मैं जहाँ सुलाऊँ वहाँ सो जाए, जहाँ बैठाऊँ वहाँ बैठा रहे,
जहाँ खाना हो चुका है कि जो खिलाओ चुका है कि खा ले, जब मैं मेरे से सो जाए, जब मैं तो हम उसको हंसते थे कि आंटी आपको गुड्डा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो बात ये है सही कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने तो करना है, आपके जिंदगी की निशानियां है ये। बिल्कुल, ठीक है, बच्चे होंगे तो शोर बिल्कुल शराबा तो होगा ना, वरना वो होगा बच्चे ना, थोड़ी जाहिर बात है। करवाएंगे। सामने देखिए इस एज में एक आपकी एनर्जी होती है, ठीक है, उस एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लगाने के लिए ना आपको उस तरीके का माहौल भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। हम वो बनाते नहीं और हम चाहते हैं कि बस बच्चे ना बांध के बैठे बैठे रहे। अब तो मैं समझती हूँ बच्चों की एक्टिविटीज खत्म हो गई है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, आते हम्म। दोबारा चले जाते हैं, ऐसे वहां से आते ट्यूशन चले जाते हैं। माँ तरबियत कब कर रही होगी, मुझे ये बताएं। तो माँ माओ को तरबियत टाइम करने नहीं की तरबियत चाहती, करने माँ का। वो तो चाहती है मुझे हाँ, तंग ना करे, तो उसने बच्चों को भी हाँ। बिजी करवा दिया हाँ, ट्यूशन हकीकत और है, मैंने कुछ अर्सा ट्यूशन पढ़ाई तो माए को दिल होता था कि जो 6 घंटे ना ये उधर ही बैठे रहे, घर से सोने के लिए आए बच्चे। तो बच्चों के भी जज्बात होते हैं, उनके भी एहसास होते हैं, बच्चे सब फील करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन्हीं सब हम चीजों की टॉपिक वजह से बच्चे जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगे हैं, और बिल्कुल इसी वजह से इसकी एक कॉज ये है कि बच्चों को उनका टाइम नहीं मिलता, नहीं बच्चों की मिलता। एक्टिविटीज, उनकी पर्सनल एक्टिविटीज, शरारतों का, उनकी हॉबीज का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको शुगर तक, डायबिटीज तक डायग्नोज होने लग गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हो रही है। और इसमें वही बात है कि जब हम वायरल इन्फेक्शन की स्पेशली बात करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन में आप इम्यूनिटी जितनी बच्चों की बढ़ा देंगे और रिकवरेबल ईजी हो जाते हैं ना। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास चिकन पॉक्स भी इसी में आता है, मीजल्स भी इसी में आते हैं, और इन तमाम चीज़ों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आर द बेस्ट। इसमें आप होम्योपैथिक मेडिकेशन यूज करवाएं तो बच्चे हर तरह के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है, मैं आपको अवेयरनेस के बारे से बात कर रही हूँ, जो एलो लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन ये बात है कि बेहतर है कि आप उसमें होम्योपैथिक मेडिकेशन आपको यूज अपना करवाएं। ज़ाती तजुर्बा बताऊँ, चिकन पॉक्स के हवाले से, मीज़ल्स के हवाले से, मेरे बेटे को हुआ था मीज़ल, हम्म, और मेरी बेटी को भी हुआ था, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ही कंट्रोल्ड रहा था, और मेरे बेटे को जब हुआ था तो वो सिर्फ 2 साल का था मुश्किल से, और मेरी तो जान निकली हुई थी, क्योंकि जो है ना वो बिल्कुल, अच्छा वो मतलब था भी बहुत ही माशाल्लाह से हेल्दी, और वो काबू में नहीं आता था वो बच्चा, सुबह से रात तक उसको हम कहते थे जिन का बच्चा है, और उसका नाम हमने रखा हुआ था जकूटा जिन। और तो हुआ ये कि उसको जब चिकन पॉक्स हुआ तो मैंने ये फील किया कि उस वक्त ज़ाहिर माँ हर वक्त जो है उसको गोद में नहीं ले सकती, बच्चे को वो दाने, उसका जिस्म आग की तरह जल रहा होता है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। उसको अलग बिल्कुल जो है ना एक टेबल फैन उसके सामने लगा दिया था, और हर हम्म, वक्त जो उसको हम एक पाउडर, एक उस वक्त जो है ना वो आई हुई थी बच्चों की बड़ी जबरदस्त सी, मुझे नाम तो अब याद नहीं है, जवान हो गए मेरे बच्चे, जी जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी पास आउट हो गए, जवान हो गए, तो अब तो याद नहीं है कि वो मुल्तानी मट्टी के साथ कुछ मिक्स थी, ऑर्गेनिक अच्छा, सा उन्होंने ना टेक्सचर बना रखा था, तो वो बार बार लगाना होता था जिस्म में, तो मैं अच्छे से उसको लेप देती थी, और ताकि उसको ठंडक मिले, और उसमें आपको बच्चा बड़ा तंग करेगा, तो उसमें ज़ाहिर है बच्चे को जब आप गोद में लेंगी तो उसको आपकी जिस्म की भी गर्मी लगेगी, वो भी उसके लिए तकलीफदा होगा, जो कि माँ के लिए बड़ी तकलीफदा होता है। तो मैं क्या करती थी, मैं उसके दोनों साइड पे जो है ना कंबल बिल्कुल फंसा देती थी ऐसे, और कि जैसे वो गोद में है, तो वो उसको ये फील होता था कि मैं गोद में हूँ, लेकिन उसको वो गर्माई जिस्म की नहीं फील होती थी, और पंखा उसके ऊपर चलता रहता था बिल्कुल, और जैसे मैं देखती थी कि वो सूख रहा है ना, वो जो सोल्यूशन था मुल्तानी मट्टी का, क्योंकि ज़ाहिर है उससे बड़ी ठंड होती है, उसमें दवाएं वगैरह मिक्स थी सारी ऑर्गेनिक, तो वो हम लगा देते थे। तो माओ के लिए ये एक टिप है कि बच्चा जब आपको मीजल्स में या चिकन पॉक्स में तंग करेगा ना बहुत ज्यादा, गोद में आने के बाद भी वो तकलीफ में होगा, तो आप ये टिप यूज कर सकती हैं। वो सिर्फ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो खीजर है जो ये है ना मीजल है और चिकन पॉक्स है, ये भी टॉक्सिक है ना जो बाहर आते हैं, ये बॉडी के टॉक्सिक है जो बाहर आते हैं, तो हम्म। टॉक्सिक्स को मारने के लिए देना चाहिए हमें। तो उसमें इसलिए जब होम्यो मेडिकेशन हम देते हैं तो बेसिक मसला यही होता है कि जितना भी टॉक्सिक है ना वो जल्द अज जल्द निकल जाए, ताकि बच्चा जल्द अज जल्द रिकवरी की तरफ चला जाए। जब इन चीज़ों को हम दबा देते हैं ना तो ये कुछ वक्त के बाद बहुत खौफनाक रिएक्शन के तौर पर सामने आती है। ज़ाहिर कोई भी स्प्रिंग है जिसे आप दबाएंगे, तो जब छोड़ेंगे तो हाँ बच्चा धमाका करेगा। ये बिल्कुल, इसके कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बिल्कुल नहीं दबाओ, वरना वो जो है ना अंदर दब के रह गया, तो फिर मिर्गी हाँ, विर्गी भी हो सकती है, आई थिंक मैंने बिल्कुल सुना है। बहुत सारे होते हैं।
बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मिर्गी हो जाती है और इन्फेक्शन किसी और तरह का हो सकता है, लड़के लड़कियां बांझ हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। तो इतनी चीज नहीं होती है, तो इसका बड़ा होता है इसमें ना। ठीक है, और जब हम बैक्टीरियल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल फीवर्स में कुछ चीजें देखिए, थ्रोट का खराब होना, उसमें फिर आपको थ्रोट खराब हो तो आपको जुकाम नहीं होगा, अगर जुकाम से आता है तो वायरल है। ठीक है, अच्छा तो अगर सिर्फ थ्रोट खराब है फिर बैक्टीरियल है। एक आपके यूटीआई यानी कि आपको पेशाब में जलन आएगी या थोड़ा थोड़ा पेशाब करके आएगा, ठीक है, इससे भी आपको फीवर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको टीबी है उसमें भी यानी थोड़ा किडनी इन्फेक्शंस में, हाँ किडनी इन्फेक्शंस में आपको फीवर होगा। फीवर होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी अब अंदर पैथोजन से लड़ रही है ना, वहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, पैथोजन से लड़ाई कर रही है, तो उसकी रिएक्शन आपको फीवर होगा। इसी तरह से टाइफाइड में फीवर होता है। अच्छा, टाइफाइड की ना सबसे बड़ी जो निशानी है ना, टाइफाइड के फीवर में आपका पेट लाजमी खराब होगा। अगर बच्चे का अच्छा पेट खराब है, मोशन लगे उसको, साथ उसको फीवर है, तो समझ ले टाइफाइड है, ये अच्छा। कंफर्म है वो टाइफाइड है। ठीक है, तो उसकी जितनी हम्म। जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, होम्योपैथी में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, टाइफाइड की तो बहुत जल्दी अच्छा, रिकवरी होती है। एक चीज है, टाइफाइड बिगड़ जाता है नमूनिया में, वो किस हम्म। वक्त, किस वक्त वो ये है कि क्या जब आप उसको, क्या क्या उसका ऐसी सही जाती है? ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ठीक है, और उसके बाद जो उनकी या मेडिकेशन को इग्नोर किया जाता है, दो हम्म। चीजें आती हैं। तो जाहिर बात है कि वो क्योंकि सॉरी टाइफाइड का बैक्टीरिया ही होता है, तो वो फिर जो उनसे फैल के जो उनसे वो नमूने की शक्ल में भी इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी हमारे ऐसे फीवर है ना, जिसमें टाइफाइड हो गया, फिर आपके ये जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह के जितने भी फीवर्स है ना, इसके बाद ना जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम बच्चों को इम्यूनिटी के लिए कोई चीज नहीं देते। बुखार उतर गया, बच्चा ठीक हो गया, अब ठीक है, उसके बाद अच्छा, उसकी खाने रिकवरी के का लिए हम कोई चीज नहीं देते। वीकनेस हो रही है। हाँ, तो वो ऐसे बच्चों को आपने देखिए, जो टाइफाइड है रियकर है, टाइफाइड हो गया वो बार बार होता है। ठीक है, बाज लोगों को उसी साल उसी टाइम पे दोबारा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो डेंगू है, डेंगू आपको एक दफा हो गया, नेक्स्ट ईयर जब डेंगू का आएगा तो वो आपको फिर होगा। ठीक है, ये रिएकर फीवर्स होते हैं, तो इनको अगर क्योंकि होते ही तो ये बेसिकली इम्यूनिटी की वजह से ना, इम्यूनिटी आपकी डाउन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, इम्यूनिटी को डैमेज करके जाते हैं। हम इम्यूनिटी की रिकवरी के लिए कोई मेडिकेशन नहीं लेते। हम माँ को कह के भेजेंगे ना, ये टाइफाइड का फीवर है, ये उतर जाएगा ना, तो आपने आके मेडिकेशन, मैं आती नहीं है, नहीं नहीं, वो कहती है नहीं जी डॉक्टर साहब उतर तो गया था, तो हम क्यों आए। अच्छा, जब नेक्स्ट ईयर दोबारा टाइफाइड होगा ना, फिर दवाई लेने आएंगी, तो हम लोगों ने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि इसका ट्रीटमेंट अभी आप करवाएं, इसको मेडिकेशन अभी दे, इसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो ताकि अगले साल इसको ना हो। तो ये प्लीज खुदारा माए अपना बच्चों का ख्याल करें, उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी तो नेक्स्ट उनको बार बार ये नहीं होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी पे बहुत वजह है बच्चों की, उनकी इम्यूनिटी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इम्यूनिटी बनाने वाली चीजें तो बच्चे खा नहीं रहे होते। ठीक है, लेस पापड़ बिस्किट चिप्स, इनमें कौन सी इम्यूनिटी बनती है मुझे बताएं। जब अच्छा, आप जूस पापड़ कौन सा खाते हैं पिला ना, रहे मुझे हैं, बताती है, आपके मोहल्ले जूस में हम कौन बच्चे सा पिला रहे हैं, बहुत स्क्रीन खाते वाला जूस बड़े हैं। शौक से, वो लाल जूस बड़े शौक से बच्चों की इम्यूनिटी है ना, मेरा हम्म। बेटा नहीं ये पी रहा। अच्छा, हम समझते हैं कि शायद जो महंगे जूसेस हैं वो शायद ज्यादा अच्छे होते हैं, ये नहीं अच्छा, पता मैं उसमें ज्यादा अच्छा आपको केमिकल एक डाला होता है। बात बड़ी मजे की बताऊं, मैं बड़ी हैरान हुई थी, ये जितने लाल शरबत है हमारे हम्म, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हम्म, बड़े खास शरबत जो कि बड़े ऑर्गेनिक और बिल्कुल ताजा ताजा फलों सब्जियों और जड़ी बूटियों से बने जो है कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में, और हम उसको अपना खास शरबत समझ के हर घर में पीते पिलाते हैं कि जी इससे ज्यादा सेहतमंद तो कुछ है नहीं। मजे की बात ये कि अमेरिका में जब वो आता है तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स की जगह खाली होती है, वो एक भी इंग्रेडिएंट जो सारे खास फल सब्जी और फूलों का रस, गुलाब का रस, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें वो कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं है। और वो सिर्फ पाकिस्तान में लिखा जा सकता है, वो अमेरिका में नहीं लिखा जा सकता अगर आपने अमेरिका में होता बेचना ही है। नहीं है। आप वो सोचिए, अगर फल डाल के बना रहे तो बोतल इतनी सस्ती मिले आपको, ये फूल डाल के बनाए
सस्ती मिले आपको। आज इसलिए हमने लाल शरबत चुना है कि ऑर्गेनिक लाल शरबत पिए। आज हम अभी इस तो वो दफा असली है, वो असली है। वो असली है, वो असली है, वो असली है तो उसकी कीमत वैसी है, वो बताता है कि मैं असली हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये जो लाल शरबत है ना, खुदा का वास्ता है बच्चों को मत दो। मुझे तो समझ नहीं आती, हम अपने बच्चों को से कहते हैं हमें बड़ा प्यार है, उनके साथ जुल्म भी हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो ये प्लीज जो लाल शरबत दें ना, सफेद शरबत दें, झाग उड़ता हुआ। जागरूकता ठीक है, तो वही बात है। तो इसीलिए मैं फिर लाल शरबत को जरा स्क्रीन पर जाहिर करें, लाल शरबत के बारे से बात करते थोड़ी सी। चलें ये जनाब, जो हम हमारा लाल ऑर्गेनिक लाल शरबत। शरबत है, आज ये हमारा ऑर्गेनिक लाल शरबत है, ये मेरी बड़ी फेवरेट प्रोडक्ट है, रोजीले। रोजिल। जी। ठीक है, और इसके पीछे आप साथ में देख रहे हैं, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये ओरिजिनल फ्लावर है ये। ये जो है रोजिले, हम बहुत आम अपने घरों में लगाते हैं, हिबिस्कस। अच्छा, प्लीज डोंट शो द कमेंट्स, प्लीज 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 आरिफ। तो जो है ना, हम ये अल्लाह के बंदे बात करनी। तो हम ये जो है बड़ी मजे से अपने ना, अच्छा, इसमें इसकी उर्दू का नाम जो है उसमें लोग बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि जी ये गुलाब का जो फूल होता है वो जब बीज बनने लगता है तो ये पीछे का उसका वो बीज होता है, ये वो बीज नहीं होता, ये नहीं हिबिस्कस की होता। कली होती है। हिबिस्कस का जो एक उर्दू में नाम हम कहते हैं वो लाल गुलाब, लाल यानी वो लाल रंग का नहीं, लाम आइन लाम, जो एक लाल चुड़िया भी होती है, वो वाली लाल है, यानी होती होती लालो कम ख्वाब जिसको कहते हैं, वो वाला प्रोनाउंसिएशन है ये। तो लाल गुलाब जो है कहा जाता है, इट डजंट मीन कि ये रोज का जो वो है नीचे का हिस्सा, जब रोज की पत्तियां गिर जाती हैं तो लोग समझते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि ये रोजिले, रोजिले हिबिस्कस है। जी प्लीज डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, हिबिस्कस फ्लावर है और बड़ा जबरदस्त फ्लावर है, और उसका टेस्ट जो है ना बड़ा खट्टा मीठा, बड़े मजेदार टेस्ट होता है इसका। और इसको आप जरूर, मैं तो कहूंगी इसके, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ अब इसमें पाया क्या जाता है। अच्छा, जितनी लड़कियां हैं ना, वो तो आज के बाद इसी को इस्तेमाल करेंगी और कुछ नहीं यूज करेंगी। लड़कियों के लिए तो ये सोने में सुहागा, और आजकल तो लड़के बेचारों के लिए भी, लड़कों के बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो जो लड़के लड़कियां चाहते हैं हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करे और हमारे सिर्फ बाल लड़कियों की होती है, नेचुरल खवातीन चमक, भी, एंटी एजिंग। जो सनसिल्क से भी ग्लो नहीं करते हमारे, जो सनसिल्क से लगा के भी लंबे लंबे खूबसूरत नजर नहीं आते, जो लोग चाहते हैं कि ये बाल हमारे अच्छे नजर आए, बस जूस का जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि वाइटामिन में इसमें 3 बड़े वाइटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी 2 और विटामिन बी 3। ठीक है, तो ये 3 बड़े विटामिन, और विटामिन सी का तो हमें पता ही है कि हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विटामिन बी और बी 2 और बी 3 जो है ना, ये हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा लगता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। बी 2 बी 3 हमारे सेल को एनर्जी, अब सेल को एनर्जी प्रोवाइड होगी तो ऑब्वियसली बात है आपके ऑर्गन को होगी, ऑर्गन को सॉरी आपके टिश्यू को होगी, टिश्यू को होगी तो आपके ऑर्गन को होगी, ऑर्गन को होगी तो आपके सिस्टम को होगी। तो बी 2 बी 3 हमारे सेल की वर्किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 बड़े और बड़े खूबसूरत विटामिन पाए जाते हैं, और यही वजह ये फिर बालों की हेल्थ की, नेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सेकेंडली आ जाते हैं इसमें मिनरल्स कौन से हैं, तो इसमें मिनरल्स हैं जी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये 3 बड़े जो है ना इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो से कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जो कुछ एसिड्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं, इनके लिए होते हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, आपने पार्लर्स में भी देखा होगा, ये ब्यूटिशियंस अक्सर क्या कर रही होती है, कोई मास्क बनाने के लिए वो क्या नाम है, केले को इस्तेमाल कर रही होती है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम का वो सोर्स होता है। ठीक है, स्किन मास्क बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी की गोलियां तोड़ तोड़ के जी बीच में डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो जी इस तरह के, तो वो जो सारी से हम लोग चीज़ें यहाँ से ले लेना, अगर हम उसकी जगह एक जूस ले लेना, ये सब का डेमुल बदल है। एक सेकंड ही जो अब मैं आपको बताने लगी, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसने गोरा होना है,
जो चाहता है मैं नेचुरली गोरा हो जाऊं, चिट्टा हो जाऊं दूध की तरह, ठीक है, वो इसको पिए। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई वो चीज है जो हमारे ग्लूटाथियोन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। ग्लूटाथियोन से हमारे सारे स्किन की खूबसूरती, मेलामाइन की प्रोडक्शन को कम करती है, और हमारे जो कलर है वो फेयर होता है, शाइनी होता है, खूबसूरत होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एंड्रोजन्स रखे हैं जो कि ग्लूटाथियोन लेवल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन लेवल्स अगर हमारी बॉडी में ठीक है तो वो हमारी स्किन को शाइनी करेंगे, हमारा रंग गोरा करेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और भी बड़ी ज़रूरी है, हम ये समझते हैं ग्लूटाथियोन से रंग गोरा करने के लिए, नहीं। ग्लूटाथियोन का एक सबसे बड़ा जो काम है वो आपके सेल के गिर्द एक प्रोटेक्शन लेवल बनाता है, प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। तो आपकी जो बॉडी का सेल है ना वो डैमेज होने से बचता है। अब आज को पता है आपको हमारे फ्री रेडिकल्स तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो हमारे ये जो वाईफाई की रेज होगी, मोबाइल्स की रेज हो गई, अल्ट्रा वाइट रेज हो गई, सूरज की रेज हो गई, इनसे ज़्यादा हमारे सेल डैमेज होना होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है जिससे वो सेल डैमेज नहीं होते, या बहुत कम मिकदार के अंदर होते हैं, जिससे फिर आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी अच्छी रहती है। अब वो ठीक रहेगी तो आपका एनर्जी लेवल भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके रोज़ेले जूस के हवाले से ये है कि आप इसको गर्म पानी में कहवे के तौर पी सकते हैं, आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, आप इसको फेस मास्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। जिस तरह भी इसको यूज़ करेंगे ये आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप पिएँ, आप लगाएँ, आप खाएँ, आप करें। मैं अक्सर हँसती रहती हूँ, किसी ने अपने कभी क्रीम्स खाई हैं, हम लोग खाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली तो जी। किसी ग्लूटाथियोन कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई वाइटनिंग क्रीमों की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक रोज़ेले जूस का रेगुलर इस्तेमाल कर लें और अपनी इसके अच्छा रिंकल्स, मैं आपको बताऊँ लड़कियों के इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं जी, रिंकल और छाइयाँ जी हमारे पड़ जाती हैं, हमारी स्किन ऐसी होगी, हमारी स्किन वैसी होगी, ठीक है। स्किन खास तौर पे ये जो गोरा करने वाली क्रीमें लगाती हैं, जब वो लगाती हैं तो उसके बाद जनाब अब चेहरा सारा जल गया, ठीक है। तो ये हम्म। चेहरे चेहरे तो आप उसके बाद अगर रोज़ेले का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी स्किन वापस अपनी जगह वापस आ जाएगी, क्योंकि अब देखो ये सेल की प्रोटेक्शन कर रहा होता है ना, ये सेल की प्रोटेक्शन करेगा तो नेचुरली मेलानिन कम होगा तो आपकी स्किन जो सी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं करेगा कि जो आपके ऊपर की लेयर है वो उतार दी वाइटनिंग क्रीम्स की तरह, ऊपर की लेयर उतार दी, नीचे पतली लेयर निकल आई बेबी स्किन, उसको जी यहाँ तो मैं तो बड़ी गोरी हो गई, कुछ ऐसे पता चला स्किन इतनी पतली होगी, नीचे से नड़े भी नजर आ रही हो, आपको स्किन का कैंसर हो गया या स्किन के हम्म। मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट हो गए। आप सूरज में भी अब नहीं जा सकते, आप वो कुछ नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि आप बुटॉक्स करवाएं, आप लेजर्स करवाएं, आप फलाना कुछ करवाएं, आप एक ही जूस का इस्तेमाल करें और अपने आप को ग्लो एंड शाइन रखें, ठीक है। तो बिल्कुल। रोज़ेले जूस का ये है, और ये बहुत ही स्पेशल किस्म की हिबिस्कस फ्लावर्स है, ये जो डीएक्सएन है ना, ये बड़ी क्योंकि इसमें भी आपको पता है कैटेगरीज आती हैं, तो जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का रोज़ेले फ्लावर है ना, ये वो उगाया जाता है और उसको फिर बना जूस बना के इस्तेमाल किया जाता है। इट्स टोटली ऑर्गेनिक। इसको प्रिजर्व करने के लिए भी किसी किसी को प्रिजर्वेटिव नहीं लगा हुआ, इसको सिर्फ एयर टाइट बॉटल में बंद किया गया, शीशे की एयर टाइट बॉटल है, ठीक है। हाँ, ये कि ये ओपन करके आपने फ्रिज में रखना है, इसको बाहर नहीं रखना, ये एक जाता है आपके। बाकी ये कि आप इसको इस्तेमाल करें, और मैं समझती हूँ अगर आज के प्रोग्राम से कोई फ़ायदा उठाता है और कोई लड़कियाँ खूबसूरत होना चाहती हैं तो प्लीज़ इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स पे पैसे ज़ाया नहीं करें, सिर्फ रोज़ेले जूस पिए। और अगर कोई ऐसी लड़कियाँ यहाँ देख रही हैं तो मैं तो उनको चैलेंज देती हूँ कि ये दो बॉटल्स पी के वो हमें इनबॉक्स करें या हमारे चैनल के ऊपर हमें बताएं कि जी मैंने ये पी थी और मैंने क्या रिजल्ट इनसे लिए। तो ये इतनी आउट क्लास चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा जो मोरंजी जूस है उसमें भी रोजीले मिक्स है बिल्कुल मिक्स नौनी है, के साथ। बिल्कुल। और नोनी की तो क्या बात है, नोनी तो फिर नोनी है। नौनी तो नौनी है। नोनी तो फिर नोनी है। नोनी के लिए आपको पता है पूरा 1 घंटा भी थोड़ा है। नोनी जूस की मोरिंडा इतनी से जो प्रॉपर्टीज़ है, तौलिया। इतनी इतनी उसकी ना है, ठीक है। और बिल्कुल। तो इसके जो हैं रोज़ेले जूस के कहवे कहवा पिएँ, बड़ा मज़े खट्टा मीठा होता है। वैसे मुझे इसका कहवा बड़ा पसंद है, मैं अक्सर बना के पीती हूँ। ये इसका, या जो अच्छा, है पहले जूस बना जमाने लेती हूँ में तो।
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी दादी जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जूस बनाती थी, उसको एक्सट्रैक्ट करके वो घर में रखा जाता था, तो उसमें रोज़ीले जूस हमारे यहाँ बनता था, जो कि पुप्पियों को पता थी सीक्रेट रेसिपी, मुझे तो खैर नहीं पता थी, मैं तो छोटी-सी थी, मासूम सी थी उस अरे वक़्त। मेरी दानो ना चुकंदर का बनाया करती थी और बहुत मजे का बनता था, वो दूध में दही और साथ चुकंदर का जूस निकाल के डाल के देती थी, बड़ा मजा आता था। लेकिन हम बच्चे अच्छे थे भाई, हम पी लेते, आज के बच्चे नहीं पीते। नहीं, अब आजकल के अच्छे बच्चे बच्चे इसलिए नहीं पीते ना कि उनको आदत नहीं डाली जाती ना, हम हाँ, लोगों को तो मतलब यही चीज़ की टेस्ट आदत बड नहीं होती डेवलप किए जाते, हुँ। टेस्ट बड नहीं डेवलप किए जाते। अब हम अपने आखिरी सेशन की तरफ आ जाते हैं जी। आज हमारी फर्स्ट एड की लास्ट मेडिसिन, ओ सॉरी, फर्स्ट एड की थर्ड मेडिसिन, ठीक है जी। आज हमारी फर्स्ट एड की थर्ड मेडिसिन है जिसका नाम है जी एकोनाइट। ठीक है, 3 मेडिसिन हम कर चुके हैं, ये तीसरी मेडिसिन है, 2 मेडिसिन हमने की थी, ये हमारी थर्ड मेडिसिन है। ठीक है, तो पहली हमने की थी बेलाडोना, दूसरी हमने की थी आर्निका, और अब अपने आप इजाफा करें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में एकोनाइट का। ठीक है, तो एकोनाइट का मैं आपको बताऊँ, इसका जो रॉ फ्लावर होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत ब्लू कलर का होता है, जिस कलर का ढक्कन लगा हुआ बोतल पे, बड़ा खूबसूरत ब्लू कलर अच्छा, होता है। हाँ, क्या नाम तो होता ये है इसका? हम्म, इसको नेपिलस? यही नाम, इसका नाम नहीं, इसका नाम भी ये एकोनाइट, एकोनाइटियम मैलस कहते हैं फ्लावर को भी, पौधे का नाम भी यही है, एकोनाइटियम अच्छा। मैलस। अच्छा, ठीक है, तो ये इसको जी हम डॉक्टर हानीमन ने जनाब एक्सप्लोर करके उसको पोटेंटाइज करके हम ओह तक लवली! पहुंचाया। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा-थोड़ा ये लवेंडर जैसा लग रहा है। मैं बिल्कुल अभी विंटर दिखाती हूँ। जैसा लग रहा है, उस कलर इसका बहुत खूबसूरत कलर है इसका, कलर हुँ। देखा आपने कितना खूबसूरत सा ब्लू कलर है इसका, जी, बहुत जी, मजे मैं का अपने ब्लू कलर नाज़रीन को भी है। हाँ, दिखाती हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये बड़े जनाब बड़े काम की मेडिसिन है, ये भी आपके घर में होनी चाहिए, इसे रखें। अब हमने इसको फर्स्ट एड में यूज कहाँ करना है, सवाल ये पैदा था कि हमें फर्स्ट एड में यूज कहाँ करना है। ये है इसका फ्लावर बड़ा ये खूबसूरत-सा। देखें कितना खूबसूरत फ्लावर है। इसको फर्स्ट एड में हमने यूज करना है जी, सडन कोई भी काम एक्यूट कंडीशन के अंदर, आप रात को सोए, सुबह उठे, आपका गला खराब था, आप अभी बाहर से आए, आते ही आपको बुखार हो गया, ठीक है, आप आए, आपको सर्दी लग गई, ठीक है, जहाँ भी सडन कंडीशन आएगी ना, बैठे बिठाए जी बंदा बैठा हुआ आपके पास, आपके मदर फादर या कोई बंदा बैठा हुआ, वो एकदम से उसका बीपी हाई हो गया, ठीक है, तो अच्छा। आप फर्स्ट एड को इसको दें, उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, इमरजेंसी ले जाए, जहाँ मर्जी ले जाए, बात वही है मतलब जो कोई भी सडन कंडीशन किसी भी तरह की, जैसे दिल जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है अचानक या बहुत स्लो हो जाती है, उसमें भी? बिल्कुल, उसमें भी फर्स्ट एड के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है, सडन कंडीशन कोई भी आती है ना, उसमें आपने इसको हुँ। याद रखना है, ठीक है, अच्छा। कम से कम वो बंदा जो उनसे है ना बच जाएगा। अच्छा, तो ये सडन कंडीशन। दूसरा जो उनसे है ना, जो लोग अंधेरे से डरते हैं, जिन्हें अंधेरे का खौफ है, लाइट बंद हुँ, करके सो नहीं सकते, अंधेरे कमरे जा नहीं सकते, ठीक है, हुँ। उनको भी आप मेडिसिन दें, तो उनके खौफ कंट्रोल में आ जाएगा। वो कंट्रोल से जो बहुत ज्यादा है, शिद्दत अख्तियार करके वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जी फर्स्ट एड की हमारी ये मेडिसिन है, इसको 200 पोटेंसी में अपने पास घर में रखें, 200 पोटेंसी, वही 5 ड्रॉप्स देने हैं, फिर बात वही है, तो ये मेडिसिन 200 है। पोटेंसी जो है, ये 200 की जो पोटेंसी है इसकी, तो ये सारी एज के लिए है जी घर बिल्कुल में हो? सारी, बिल्कुल सारी एज के लिए ये, ठीक है, इसका जो कि इस ये लेना हमारी बड़ी सेफ पोटेंसी होती है, इसके एग्रीवेशन के चांसेस नहीं होते, वो दूसरी जो पोटेंसी है जो उनसे वो डॉक्टर के बगैर बंदा नहीं दे सकता, ये सही, यानी डॉक्टर। हम जितनी भी दवाएँ यहाँ पर आपको बताते हैं, डॉक्टर सनोबर आपको सजेस्ट करती हैं घर में रखने की, उनकी तमाम की जो है वो 200 पोटेंसी आपने रखनी है। खुद से होम्योपैथी डॉक्टर नहीं बनना है कि नहीं मेरी एज इतनी नहीं है तो इतने कतरे ले लूँ, इतने कतरे ले लूँ। याद रखिए ये सिर्फ़ फर्स्ट एड है, इसके बाद आपने डॉक्टर के पास पहुँचना है। ये हम हर पहुंचना, प्रोग्राम में आपको हाँ, ये एक कॉशन समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर इब्तिदाई और ये डॉक्टर के पहुँचने तक का मौका आपको देती है ताकि आपके जिस्म में कोई उस अलामत की वज़ह से डैमेज ना हो और डॉक्टर के पास आप सही सलामत पहुँचे ताकि डॉक्टर सही इलाज आपका सजेस्ट करे। बिल्कुल ऐसे ही है।
ये आपको वो सिर्फ वार्निंग है दी जाती है, तो कि देखिए बात जैसे हम पहले भी बात की थी हमने कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इस एक इमरजेंसी ऐसी कंडीशन पैदा हो तो उसमें मजबूर हो जाते हैं सारी जिंदगी के लिए। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की मेडिकेशंस को अपने पास रखें, इसका यूज़ करें, ताकि जो उनसे सारी ज़िंदगी की मजबूरी से बचा जा सके। तो फर्स्ट एड भी इसको इस्तेमाल करें और आप उसके बाद अपने पास डॉक्टर के जहाँ भी आपके नज़दीक जाना है वहाँ पे आप पहुँच जाएँ। अगर कंडीशन आपको ज़्यादा सीवियर लग रही है तो आप 5 मिनट्स के गैप से दे सकती हैं, ठीक है? नहीं तो 1 डोज़ दे के भी आप कहीं पहुँचेंगे तो आपकी हेल्प करेगी ये मेडिसिन, ठीक है? और वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों गर्मियों से सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, उसमें भी हाँ आप इसको अगर यूज़ करते हैं, जैसे जिस समय दर्दें शुरू हो जाती हैं मौसम चेंज की वजह से, तो उसमें भी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगी। तो ये जी आज का शो था हमारा। और वो क्या-क्या सीखा? क्वेश्चन आंसर्स हैं जी, आज ले रहे हैं आप ये? नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है और सिर्फ तारीफें हैं, एप्रिसिएशन है माशाल्लाह। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन खिजर अब्बासी साहब ने लिखा है और उसके बाद नाइस टॉपिक माशाल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर सनोबर खुद सजेस्ट कर रही होती बिकॉज शी नोज वेरी वेल व्हाट शुड टू डिस्कस। एब्सोल्युटली राइट, खिजर साहब ने लिखा था। और जी ये दरख्शिंदा नईम है, वेरी इंफॉर्मेटिव, जबरदस्त, थैंक यू दरख्शिंदा। बस ये कमेंट्स है माशाल्लाह। मेरा ख्याल में हमारे जो नाजरीन है वो सुनने में कितने महव थे और नोट डाउन करने में होंगे ताकि उनके लिए फायदा हो, तो इसलिए जी ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे को एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और और अगर मैं आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप लोग करना चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मीडिया सेल पाकिस्तान के अकाउंट्स आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है और लिंक्डइन पे भी है और फेसबुक पे भी है, यूट्यूब के साथ साथ, और ट्विटर एक्स पर भी है। तो आप जहाँ जो है आप आदी हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करने के, आप वहाँ पर लाइव जो है ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे सोशल अकाउंट्स जो है वो अब तक फॉलो नहीं किए, तो उनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। जो है वो बेल आइकॉन को अगर आप कर लेंगे एक्टिवेट, तो आपके पास हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट मिलती रहेंगी और आप उसको मिस नहीं करेंगे जो प्रोग्राम आप देखना चाह रहे होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते पीर का दिन होगा और टाइम का इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है कि हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हो रही होती हैं डीएक्सन की, हमारे मेंटोर सरफ आदमी गनी की, जिनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। दैट्स वाई प्रोग्राम आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह और हर हाफिज, गुड हर मॉर्निंग। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और खुदा इम्यूनिटी बढ़ाने पे तवज्जो दें, दवाइयाँ खाने पे कम तवज्जो दें। बिल्कुल बिल्कुल, ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बेहतर है, बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। बिल्कुल, एहतियात आपको इलाज से बचाएगा। इलाज की ज़रूरत ज़ाहिर है, बीमारी फिर भी आ सकती है, लेकिन कम से कम उस शिद्दत के साथ नहीं आएगी। जब आप एहतियाती तदाबीर करते रहेंगे तो बहुत बेहतर हालात में बीमारी अटैक करेगी और बहुत आसानी से जाएगी, क्योंकि जिस्मानी तौर पर आप बहुत ताकतवर मजबूत होंगे, होगी। उस बीमारी से लड़ने के काबिल होंगे। बिल्कुल जी, तो इसी के देखिए साथ अल्लाह ताला ने इंसान को फैसला करने की कुव्वत दी है। बीमारी शिफा बेशक खुदा की तरफ से है, लेकिन खुदा ने फिर भी कहीं ये नहीं कहा कि आप खुद जाके कुएं में छलांग मार लें, ये हुक्म भी बिल्कुल कहीं नहीं है। तो ये एहतियात करना भी अल्लाह ने इंसान को सिखाया, सारी इजाजत इंसान ने की तो अल्लाह की वजह से की। तो प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, सबसे पहले अपना ख्याल रखें। प्यारों को तो हम रख ही लेते हैं, अपना ख्याल पहले रखें। जिन्होंने निज़ाम चलाने हैं, जिन्होंने घर चलाने हैं, जिनके सरों पे घर है,
वो प्लीज पहले अपना ख्याल करें, अपना ख्याल करें, ताकि जो उनसे आगे मसाइल और चीज़ों को शुरू में पकड़ें, ताकि उनका इलाज आसानी से और सस्ते पैसे, थोड़े पैसों में हो सके। तो एंड पे जाके मत पकड़े जहाँ पे पैसे ज़्यादा लगे, टाइम भी ज़्यादा लगे और फिर आपको मजबूरी में कभी कर्जे उठा के काम करना पड़े। ओके जी, इंशाल्लाह बहुत फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, बिल्कुल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।